हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम सभी क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ने वाले। इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से एनिमेशन के जरिए हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करके वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, जिनमें से कई सारे चेंजेस भौतिक होते हैं, फिजिकल होते हैं, और कई सारे चेंजेस केमिकल होते हैं, रासायनिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो वैसा परिवर्तन जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी जल का जमना। अगर जल को हम लोग फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, पुनः उसको हम लोग बर्फ से हम लोग जल बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग फिजिकल चेंजेज कहा जाता है। अब केमिकल चेंजेज क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो वैसा परिवर्तन जिन्हें हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी पुनः उसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लोहा पर जंग लगना। एक बार लोहा पर जंग लग जाएगा, उसे हम लोग पुनः शुद्ध लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टेंट यानी अभिकारक क्या होता है उसके बारे में। तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं प्रतिफल क्या होता है, या उसी को उत्पाद कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं, जैसे कि सोडियम और यहाँ पे जल है यानी Na प्लस में H2O, तीर के बाएं साइड वाला है, ये अभिकारक कहा जाता है, और तीर के राइट साइड में जो उसे उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और H2 है, वो क्या है, हमारा प्रतिफल है। अब हम लोग इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर का नाम था उसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि H2 प्लस में O2 मिलकर हमारा वाटर फॉर्म हुआ यानी जल बना। अब हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहला परिवर्तन अवस्था परिवर्तन होता है। डेट मीन्स यानी सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, यानी ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में। इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है, कलर में चेंजिंग हो जाता है, यानी रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी हरा होगा तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू होगा तो हरा हो जाएगा, रेड होगा तो येलो हो जाएगा, यानी रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तीसरा परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस बाहर निकलता है। चौथा क्या होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर में परिवर्तन देखने को। और आखिरी क्या होता है, अवक्षेप का बनना, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया पर फिर से आएंगे, उसके प्रकार देखेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ और पॉइंट है उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे तो और मजा आएगा। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सूत्रों और इस संकेतों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा, जैसे CH4 प्लस O2 रिएक्शन करके CO2 प्लस H2O बना रहा है। तो CH4 क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है मीथेन का। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला का होता है CO2, जल का फॉर्मूला H2O। ये सभी का है एक फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान को न ही नाश किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से और कंसंट्रेट होके समझने का कोशिश करिए। रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2, इसमें H2 प्लस O2 बना रहा है H2O। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 अभिकारक में, और इधर कितना है, 1 है। तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया प्रतिफल में, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4।
4, तो यहाँ से हाइड्रोजन में अभिकारक में भी 2 से गुना कर देंगे तो 4 को हो गया, तो फाइनल आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार देखिए कार्बन प्लस O2 से CO2 बना रहा है, तो कार्बन भी एक है, इधर कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये तो ऑलरेडी ये क्या है, बैलेंस है। इस प्रकार से हम लोग ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहला होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन या उसी को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वां नंबर ऑक्सीकरण और अवकरण और छठा क्या होता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि H2 प्लस में O2 मिलकर H2O बना रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ हैं आपस में मिलकर जल बना रहा है, एक ही उत्पाद बना रहा है। ऐसे रिएक्शन का होता है संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ये संयोजन का ठीक अपोजिट होता है, उल्टा होता है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये टूट कैसे जाता है, कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ता होगा। तो हाँ, बिल्कुल यह बात सत्य है कि इसमें 3 प्रकार का एनर्जी देना पड़ता है, तब कोई रिएक्शन का होता है टूट पाता है, अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना पाता है। जैसे पहला क्या है तापीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और तीसरा क्या होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तीनों को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है तापीय वियोजन अभिक्रिया, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ताप देने वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अब दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं विद्युतीय वियोजन का होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को विद्युत धारा देने पर वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उससे हम लोग विद्युतीय वियोजन। जैसे कि जल को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब हम लोग तीसरा प्रकाशीय वियोजन हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम लोग अभिकारक को प्रकाश के उपस्थिति में वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि AgCl है, इसको हम लोग सनलाइट के उपस्थिति में यह Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, उत्पाद बनाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जब अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के उसके यौगिक हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आएगा कि जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट है, तो जिंक और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील है, तो जिंक है। तो जिंक जो होगा कॉपर का स्थान हटाकर कॉपर का स्थान खुद ले लेगा, तो फाइनल रिएक्शन जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और कॉपर को विस्थापित कर दे। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। वह अभिकारक जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में AgNO3 प्लस सोडियम ब्रोमाइड है, आपस में आयनों के एक्सचेंज करके देखिए Ag जो है Br से रिएक्शन करके AgBr बना लेगा और सोडियम जो है नाइट्रेट से रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन जो दिखाई दे रहा है ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये हमारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉपर प्लस में ऑक्सीजन जो है ये आपस में अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहा है, CO2O बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं H2S प्लस में, अब यहाँ पे फिर से देखिए कि H2O प्लस में सल्फर यानी फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है तो ये भी क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है त्याग कर रहा है तो ये भी हमारा क्या है
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो अवकरण क्या होता है, सेम ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन हो और हाइड्रोजन का संयोग हो और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में KClO3 यानी पोटासियम क्लोरेट को देखिए, KCl प्लस में ऑक्सीजन में टूट गया, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। तो जब ऑक्सीजन हटेगा तो वहाँ पे क्या होगा, अवकरण होगा। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देख सकते हैं कि सोडियम प्लस में हाइड्रोजन है, तो सोडियम के साथ आकर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो ये भी क्या है, अवकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए जिंक प्लस 2 प्लस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और जिंक बना रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का होता है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों संपन्न हो, वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में CuO प्लस में H2 मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर प्लस में H2O बना रहा है। तो देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड में यहाँ से ऑक्सीजन हटकर कॉपर बना रहा है प्रतिफल में, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आपको देखने से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CH4 प्लस में ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का होता है, निकलता है। तो ये जो रिएक्शन दिया गया है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, इसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HgO यानी मरकरी ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो Hg प्लस में O2 में ये जो मरकरी जो होता है बहुत अधिक ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषण करता है, अपने में ऑब्जर्व करता है। तो इस प्रकार के ये जो रिएक्शन दिया गया है, ये क्या है, ऊष्मा शोषी का एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमारा एग्जांपल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 टॉपिक को पढ़ लेते हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोरिजन और एसिडिटी यानी संक्षारण और विकृति गंधिता क्या होता है। तो संक्षारण जान लेते हैं सबसे पहले कि संक्षारण क्या होता है। जब कोई धातु वायुमंडल से, ऑक्सीजन से तथा जल से अभिक्रिया करके उस धातु का धीरे धीरे क्षय होने लगता है, जिसे हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। संक्षारण का क्या हानियां है उसके बारे में बताइए। तो देखिए इस कहानी में बता रहा हूँ, कार का बॉडी जो होता है वो खराब होने लगता है, यानी कार के बॉडी क्या होते हैं, लोहा के बने होते हैं, और लोहा धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके उस पे उसका संक्षारण होने लगता है। बहुत सारे पुल जो बने होते हैं लोहा के, वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ये सभी क्या है, कमियां है, इसको फिर से रिपेयर करने में बहुत ज्यादा पैसा लगे। तीसरा क्या होता है, जैसे रेलवे लाइन होता है वो लोहा का होता है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। और जहाज होते हैं, जो शिप होते हैं, पनिया जहाज, वो भी लोहा के बने होते हैं, वो भी धीरे धीरे पानी के साथ, जल के साथ, वायुमंडल के साथ अभिक्रिया करके वो भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि संक्षारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं। लोहे की वस्तु पर हम सभी पेंटिंग करके संक्षारण से बच सकते हैं। अब लोहे की वस्तु पर पेंटिंग हो जाएगा तो लोहा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे लोहा ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। उसी प्रकार हम लोग चांदी को बाहरी एटमॉस्फेयर से बचाकर और उसका रेगुलर क्लीनिंग करेंगे तो चांदी का चमक ज्यादा दिन तक रहेगा और वो खराब नहीं होगा। उसी प्रकार कॉपर का जो बर्तन होता है या कॉपर का कोई भी चीज होता है, बेकिंग सोडा और साल्ट के पेस्ट लेकर उसको बार बार क्लीनिंग करेंगे तो हम लोग संक्षारण से बच सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि विकृति गंधिता क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। तो देखिए जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं अधिक समय तक रख दिया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर उसका स्वाद बदल जाता है, स्वादहीन हो जाता है, उसी को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इससे हम लोग कैसे बचे। तो इससे बचने के लिए हम लोग कोई भी वसा युक्त या तेल युक्त जो है खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे, ठंडा में रखेंगे तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत नहीं होगा।
दूसरा यह कर सकते हैं कि कभी भी वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को सनलाइट से यानी सूर्य के प्रकाश से हमेशा बचा कर रखेंगे, तब हम लोग बच सकते हैं। चिप्स के पॉकेट, कुरकुरे आप सभी ने जरूर खाए होंगे और मैं भी खाया हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि वह कुरकुरा या चिप्स के पॉकेट फूला क्यों रहता है और ज्यादा दिन तक रखने के बाद भी कुरकुरे या चिप्स ये सभी खराब क्यों नहीं होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा रहता है और ये जो होता है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होने से हमें क्या करता है, बचाता है, जिसके कारण यह लंबे समय तक रखने के बाद भी खराब नहीं हो पाता। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लाऊं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।